बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक तो तोशाखाना 2 केस में अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को आज के दिन तक की मोहलत दे रखी है कि वो अपना सेक्शन 342 का बयान जमा कराएं। सेक्शन 342 का जो जवाब है वो अदालत में दिया जाए। आज अगर इमरान खान GHQ रावलपिंडी हमला केस की समाअत की तरह अगर अदालत में आने से इनकार कर दें, बुशरा बीबी साहिबा भी कमरा अदालत में ना आएँ, तो फिर सेक्शन 342 का जो बयान इमरान खान साहब ने देना है, उनके इनकार के बाद आगे क्या होगा। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत होने जा रही है, आज की अदालती कार्रवाई में क्या होगा। गुज़िश्ता रोज़ तो 8 रुकनी बेंच ने जो लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब जो दरख्वास्त गुज़ारान हैं उनका जो एतराज़ है वो बेंच पे है कि लार्जर बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो आज की अदालती कार्रवाई में मुमकिना तौर पे क्या हो सकता है, और अगर फुल कोर्ट बनता है तो इंट्रा कोर्ट अपील कहाँ पे जाएगी, और अगर ये 26वीं आईनी तरमीम फ़र्ज़ कर लें कि कलअदम करार पाए, उसके बाद का सिनेरियो क्या बनेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ और भी अहम ख़बरें हैं जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, 6 अक्टूबर को समाअत हुई थी अडयाला जेल में तोशाखाना केस की, जब आखिरी जो गवाह थे शाहिद परवेज़ FIA के, उनका जो बयान था उस पर जिरा इमरान खान साहब के वकील कौसैन फैसल मुफ्ती साहब ने मुकम्मल कर ली थी, और जज साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे उन्हें मौका दिया था। 2 दिन का वक्त दिया गया था कि आप सेक्शन 342 का जो बयान है वो आपने आइंदा तारीख पे, जो कि 8 अक्टूबर को होगी, आपने जमा करवाना है। तो अब इस सेक्शन 342 का जो जवाब खान साहब ने देना है, इसमें 29 सवालात पूछे गए इमरान खान से और 29 सवालात ही बुशरा बीबी साहिबा से पूछे गए, और इसमें एक ऑप्शन जो है वो सेक्शन 340 का भी है। यानी एक सवाल, क्या आप ये चाहते हैं कि आप सेक्शन 340 के मुताबिक हल्फ उठा के, कसम उठा के जो है अपना बयान कलमबंद करवाएं। आज नाजरीन, इस केस में जो सारी कार्रवाई होनी है जिसका मैंने जिक्र किया है, इसलिए मुश्किल नज़र आती है कि जो GHQ रावलपिंडी हमला केस में इमरान खान साहब को बुलाया गया था, रात गए उनको इतला दे दी गई थी कि आज अडयाला जेल में ही GHQ रावलपिंडी हमला केस की समाअत होनी है, तो इमरान खान साहब कमरा अदालत में नहीं आए थे। एक बार खान साहब को बुलाया गया, खान साहब को दूसरी बार बुलाया गया, तीसरी बार बुलाया गया, 1 घंटा 40 मिनट तक जज साहब इंतज़ार करते रहे, लेकिन खान साहब ने आने से इनकार किया, जिसके बाद केस की समाअत को इमरान खान साहब के वकला के दलाइल की रोशनी में 20 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया था, और किसी भी प्रोसिक्यूशन के विटनेस का जो है वो बयान कलमबंद ना हो सका था। आज नाज़रीन, अगर इमरान खान साहब आने से इनकार करते हैं, बुशरा बीबी साहिबा भी इनकार करती हैं, तो इस सूरत में अदालत की तरफ से एक और मौका दिया जाएगा, एक के बाद दूसरा मौका दिया जाएगा, 3 मौके हो जाएंगे। यानी आज तो एक है मौका कि वो अपना बयान कलमबंद कराएं, तो फिर एक मौका और दूसरा मौका और दे के अगर फिर भी यही सूरत हाल रही तो फिर अदालत की जानिब से जो हक़ दिफा है दोनों मुल्ज़मान इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का, उसको क्लोज़ कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और फिर अदालती कार्रवाई जो है उसको आगे बढ़ाई जाएगी। और जो ऑर्डर था अपने शाहरुख अंजुमन साहब का इस केस में कि अब रोज़ाना की बुनियाद पे केस चलेगा और लिंगर ऑन नहीं होने दिया जाएगा, तो लगता नहीं है कि इस केस में अगर कोई तवालत की अटैम्प्ट होती है तो जज साहब उसको इंटरटेन करेंगे, या उस तवालत की जो अटैम्प्ट है उसको सरफ़ नज़र करेंगे, उस पर सरफ़ नज़र करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम की बात कर लेते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने जो दरख्वास्त गुज़ारान की एक इस्तदा थी कि ये केस जो है वो लाइव स्ट्रीम होना चाहिए, ये केस जो है अवाम को घर तक इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि अवाम तक जो रसाई है मालूमात की आर्टिकल 19A के तहत वो यकीनी बनाई जाए। तो मुतफ़िका तौर पे अदालत ने फ़ैसला दिया और लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे दी। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होनी है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, आप घर पे बैठ के भी उसकी कार्रवाई को देख सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ फिर भी व्लॉग के ज़रिए आपके साथ कनेक्ट होंगे, और बड़े आसान अल्फाज में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो चलें मतलब काफ़ी लोगों को तो समझ आ जाएगी अदालती कार्रवाई की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो देखते रहे होते हैं, लेकिन चूंकि अंदर वो लीगल टर्म्स का इस्तेमाल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स का इस्तेमाल होता है, लीगल लैंग्वेज होती है, तो समझना इतना आसान नहीं होता। तो आज की अदालती कार्रवाई का जो अहवाल होगा वो तो नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज
बात होगी जजेस के ऊपर जो एतराज़ उठाया गया है, जो बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया गया है। और अदालत की तरफ से कल जब आज तक कार्रवाई को मुलतवी किया गया था, 11:30 बजे केस की समाअत का आगाज़ होगा, तो 36 नाज़रीन दरख्वास्त गुज़ार हैं। और अगर 36 वकला में से अगर हर वकील यानी 5-5 मिनट मिले तो 2 दिन तो वकला के दलाइल पे निकल जाएंगे, जो चाहते हैं कि ये फुल कोर्ट बनाया जाए। या कुछ ऐसे वकील हैं मतलब जिनका कहना है कि मंसूर शाह साहब को, मुनीब अख्तर साहब को, याया फरीद साहब को शामिल किया जाए। हालांकि याया फरीद साहब ऑलरेडी इस केस में बैठने से इनकार कर चुके हैं, चूँकि मैं बेनिफिशरी हूँ तो मैं 26वीं आईनी तरमीम का केस नहीं सुनूंगा। हमारी उनके साथ एक मीटिंग हुई थी, वो ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं। अब आप देखें कि जब एक बेनिफिशरी इनकार कर रहा है कि मेरा चूँकि इस केस से 26वीं आईनी तरमीम से मैं चीफ जस्टिस बना हूँ तो मुझे फ़ायदा मिला है, तो मुझे नहीं बैठना चाहिए। तो जो लोग दरख्वास्त लेके आए हैं कि मंसूर शाह साहब को बिठाएं, मुनीब अख्तर साहब को उठाएं, तो वो भी मुतासरा फ़रीक हैं। तो मुतासरा जो जज है 26वीं आईनी तरमीम से, उसको आप कैसे बेंच में शामिल करवा सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि ऊपर वाले 3 जज निकाल के बाकी जो जज हैं जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले थे, या तो वो शामिल हों, ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सबसे अहम जो ऑप्शन है, जो इस टाइम एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑप्शन है, वो ये है कि आईनी बेंच ही इस केस की समाअत कर सकता है। आपको याद होगा कि मोहम्मद अली मदद साहब ने एक मरतबा एक केस की समाअत के दौरान ये कहा था कि मेरी नज़र में 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है वो 5 जजेस को सुनना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील भी आनी है और इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बड़ा बेंच बनना है। और बड़े बेंच में जब हम 15 जजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए, तो 8 जज अगर हम आईनी तरमीम के केस में बैठ जाएंगे तो फिर पीछे तो आपको कम से कम 9 जज जो है बिठाने पड़ेंगे। जबकि आईनी बेंच के लिए जो जजेस नॉमिनेट हुए हैं वो 15 हैं। 15 में से मौजूदा 8 रुकनी बेंच के जजेस निकाल दें तो पीछे 7 बचते हैं। तो फिर 2 जज और जो है वो जुडिशल कमीशन से जो है वो नॉमिनेट करवाना पड़ेंगे। तो इसमें एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि यही आईनी बेंच जो है इस केस की समाअत को कंटिन्यू करे, और उसके बाद जब इंट्रा कोर्ट अपील अगर आती है तो फिर 2 जजेस जो हैं जुडिशल कमीशन से आप उसको नॉमिनेट करा लें। या एक सूरत ये हो सकती है माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, कि जितने भी जजेस हैं आईनी बेंच के तमाम जजेस को जो है इसमें शामिल कर लिया जाए। ये एक सूरत हो सकती है, मतलब दूसरा ऑप्शन हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन जो है, जो कि लग नहीं रहा कि ऐसा होगा कि उसमें मंसूर शाह साहब और 26वीं आईनी तरमीम के पहले वाले जजेस शामिल किए जाएं, तो आज वकला दलाइल देंगे। वकला के दलाइल के बाद नाज़रीन जो अपने अटॉर्नी जनरल हैं उनकी तरफ से मौक़िफ़ दिया गया जाएगा, फिर इसके ऊपर अदालत फ़ैसला करेगी। लेकिन अदालत का जो एक आप कह लें कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जैसे कल अदालत ने कहा कि एतराज़ात की जितनी भी दरख्वास्तें हैं सारे वकील दलाइल ना दें, चीज़ों को मैनेज कर लें, 3 से 4 वकील दलाइल दें, उसके बाद दूसरी साइड के वकला दलाइल दें। तो लगता ही ऐसे है कि आज बेंच के ऊपर जो एतराज़ात हैं उसको भी जो आईनी बेंच है वो डिसाइड करना चाहता है। आईनी बेंच इसको डिसाइड करके आगे इस केस को, यानी किस बेंच ने सुना है, इस स्टेज के ऊपर लेके जाना चाहता है। जैसे अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा था कि पहले हम डिसाइड करेंगे कि यही बेंच केस सुनेगा या फिर कोई और बेंच बनेगा, पहले ये मामला हम डिसाइड करेंगे। तो आज ये मामला जो है अदालत की जानिब से डिसाइड कर दिया जाएगा। और इसके बाद नाज़रीन आते हैं हमारी अगली जो ख़बर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को खुशखबरी सुना दी गई। नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के इंतज़ामी अहकामात ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ जो माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, जो आईनी दरख्वास्तें दायर की थी, जो एक दूसरे की कॉपी थी, उन दरख्वास्तों के ऊपर स्टार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए थे। लेकिन वो एतराज़ात लगाने के बाद जो फ़ाइल थी वो मजाज अथॉरिटी को भिजवा दी गई थी कि आप इस पे फ़ैसला करें, हमारी तरफ से तो ये एतराज़ात हैं, आप इस पे मतलब जब आप भेज देते हैं फ़ाइल मजाज अथॉरिटी को, तो फिर अल्टीमेटली जो फ़ैसला होता है वो उस अथॉरिटी का होता है कि एतराज़ात को रखना है या एतराज़ात को नहीं रखना है। तो एतराज़ात जो है वो उसके ऊपर अथॉरिटी ने ये फ़ैसला किया है, जो ऑफिस की तरफ से लगाए गए थे, कि 5 जजेस की जो दरख्वास्तें हैं, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जिसमें बाबर सत्तार साहब हैं, तारिक महमूद जंगेरी साहब हैं, सरदार इजाज़ इसाक साहब हैं, सुमन रिफ़त इम्तियाज़ साहब हैं, तमाम दरख्वास्तों को 41 से लेके 45 तक नंबर जो है वो लगा दिए गए हैं। यानी मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो आईनी दरख्वास्त है उससे 41/2025 नंबर लगाया गया है। आखिर पे जैसे सुमन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा हैं, उनकी दरख्वास्त को 45/2025 जो है वो नंबर लगाया गया है। अब नाज़रीन, रात मैंने अपना चश्मा लगा के बड़ी बारीक बीनी के साथ ये जो जज साहबान की दरख्वास्तें हैं इनका जायज़ा लिया है,
जो इस्तदाएँ इसमें की गई हैं जज साहबान की तरफ से, उसमें किसी जगह ये नहीं लिखा गया कि ये जो हमने आइनी दरख्वास्त दायर की है, इस आइनी दरख्वास्त में जज साहबान ने कोई निशानदेही नहीं की कि आइन के किन-किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हुई है, या जजेस के खुद यानी जजेस के खुद कौन-कौन से बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है। इस्तदा में ऐसी कोई बात नहीं की गई। फिर मैंने इन पाँचों दरख्वास्तों के क्वेश्चन ऑफ लॉ भी देखे हैं, किसी आर्टिकल में ज़िक्र नहीं किया गया कि कौन सा जो आइन का आर्टिकल है उसकी वायलेशन हुई है, उसको नज़रअंदाज किया गया है, और कौन से आर्टिकल की इन्फोर्समेंट का मामला है, कोई ऐसी बात नहीं। और आगे चल के नाज़रीन जो मैंने फैक्ट्स भी देखे हैं इस केस के, तो मुझे किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे ये लगे कि ये दरख्वास्त बुनियादी हकूक़ या फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स के हवाले से, पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से, पब्लिक इम्पोर्टेंस के हवाले से जो एक मयार सुप्रीम कोर्ट का तयशुदा है उस पर पूरा उतरती हो, क्योंकि कोई ज़िक्र कहीं ज़िक्र तक ही नहीं उनका। अब उसके ऊपर दरख्वास्तों पे एतराज़ जो लगा था उसको ओवर रूल करके इंतज़ामी साइड पे, या चलें इस बात को छोड़ दें भाई एतराज़ नहीं था, आपने दरख्वास्त को नंबर लगाया है, तो इस तरीके से अगर दरख्वास्तों पे नंबर लगना है तो फिर आइंदा से जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों पे एतराज़ात लगा के वापस की जाती हैं, फिर उन दरख्वास्तों को भी उसके ऊपर भी एतराज़ नहीं लगने चाहिए, उन दरख्वास्तों पर भी कोई एतराज़ नहीं लगना चाहिए। नाज़रीन ये मेरे 15 साला अदालती कोर्ट रिपोर्टिंग में पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि एक ऐसी दरख्वास्त जिसमें आर्टिकल्स की निशानदेही नहीं की गई, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की कहीं निशानदेही नहीं की गई, जहाँ पे पब्लिक इम्पोर्टेंस की कहीं निशानदेही नहीं की गई, उस दरख्वास्त पे बग़ैर एतराज़ात के नंबर लग गया है। ये मेरे 15 साला कोर्ट रिपोर्टिंग के करियर में पहली मरतबा हुआ है। अब नाज़रीन आते हैं अगली ख़बर पे, लेकिन अगली ख़बर पे आने से पहले नाज़रीन आपको बताएं कि 5 जजेस से मुतल्लिक़ एक बड़ी ख़बर पे मैं काम कर रहा हूँ, तो उस पर नेक्स्ट वीडियो लॉग में अगर हमारा जो सवालात हैं वो पूरे हो जाते हैं तो फिर वो ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के हवाले से जिनको ये खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से मिली है कि चीफ जस्टिस डोगर के ख़िलाफ़ उनकी दरख्वास्त जो है उनको इब्तदाई समाअत के लिए एक्सेप्ट करके उस पर नंबर लगा दिया गया है। अगली ख़बर नाज़रीन ये है कि सनम जावेद साहिबा जिनको पेशावर से गिरफ़्तार किया गया, अब सनम जावेद की गिरफ़्तारी के मामले पे जो ख़बरें रिपोर्ट हुई हैं उस पर खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं जुनैद अकबर साहब, उन्होंने अपनी हुकूमत के ऊपर सवाल उठा दिया है कि इस मामले को देखा जाए कि पीटीआई की सूबाई हुकूमत होते हुए और पीटीआई की सूबाई हुकूमत के कैपिटल पेशावर में जो सनम जावेद हैं उनकी गिरफ़्तारी कैसे हुई है। हमें तो अपने वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, हमें तो अपने जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमारी अपनी जहाँ पे हुकूमत है वहाँ पे हमारी ख़ातून वर्कर को उठा लिया गया। इस पे वो सवाल कर रहे हैं अपनी सूबाई हुकूमत से कि ये कैसे हुआ। अब इसमें कुछ वाइब्स नाज़रीन ऐसे भी आ रही हैं कि किसी ने निशानदेही की है, किसी ने जासूसी की है, किसी ने मुखबरी की है, जिसके बाद सनम जावेद को इस अंदाज से जो है वो पेशावर से गिरफ़्तार किया गया है। अगली ख़बर नाज़रीन ये है कि जो इमरान खान साहब का एक हमेशा डिमांड रहा कि सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा, मुज़ाकरात करूँगा तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करूँगा, और इसका जवाब खान साहब ये पेश करते हैं कि चूँकि सियासी लोगों के पास कोई अख्तियार ही नहीं, ये बेअख्तियार लोग हैं, तो लिहाजा इनके साथ क्यों मैं मुज़ाकरात करूँ। मैं उन लोगों के साथ जो बाअख्तियार हैं, ताकतवर हैं, पावरफुल हैं, एस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ मुज़ाकरात करूँगा। और फिर ये अफवाहें भी सोशल मीडिया पे चलती रहीं कि वज़ीर आज़म को तब्दील कर दिया जाएगा, सदर को हटा के किसी नए सदर को जो है बनाया जाएगा, यानी आसिम मुनीर साहब का नाम लिया गया। अब नाज़रीन इससे मुतल्लिक़ हुकूमती जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कुछ अहम बातें बड़े वसूख के साथ कही हैं, बड़े दावे के साथ कही हैं। एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो आसिम मुनीर साहब हैं उनका कोई एजेंडा नहीं है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद वो घर वापस चले जाएंगे, वो सीधा घर जाएंगे, ना वो वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे, ना वो ऐवान सदर जाएंगे। एक तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि आसिम मुनीर साहब से हमें कोई शक व शुबा ही नहीं, उनकी बातों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम ये समझ चुके हैं, हम ये यकीन कर चुके हैं कि उनका ऐसा कोई मतलब प्लान या एजेंडा नहीं
कि वो सियासत में वज़ीर आज़म या सदर बनना चाहते हैं, वो अपनी रिटायरमेंट के बाद घर जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने ये की कि हमने तो ये कहा कि जो सियासी लोग हैं उन्हें गुफ्तगू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए अपने जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और इस पे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुज़ाकरात की टेबल पे जब हमने बैठ के बात करनी है तो उनकी तरफ से मुदाखलत नहीं होगी। यानी राना सनाउल्लाह साहब ने अब बड़े वाज़े वज़ाहत के साथ ये पैगाम दिया है, बड़ा क्लियर ये पैगाम दिया है कि तहरीक-ए-इंसाफ बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात करे। उन मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होगी, बल्कि एक तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने ये मैसेज पीटीआई और इमरान खान साहब को दिया है कि उन मुज़ाकरात में जो पीटीआई हुकूमत के साथ करेगी, उसमें एस्टेब्लिशमेंट की ईमा भी शामिल होगी। अब बाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कोर्ट में है, पहले भी कई मरतबा कहा गया आएँ बात करें, और अब राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी?